हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि उन दोनों अल्फा के बीच में फंस चुका था और किसी ने विंग को बचाया था। अब उसके आगे विंग देखता है कि उसे किसी ने बचाया। ये अल्फा कोई और था, विंग इसे नहीं जानता था। विंग जो कि वहीं पे फ्लोर पे पड़ा था, वो दोनों अल्फा उस अल्फा से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने हमें किक क्यों करी। वो अल्फा जो कि ब्लैक रूप में था और वो उन दूसरे अल्फाओं की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सीधा उन पे हमला करने लग जाता है। वो अल्फा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और वो कुछ ही देर में उन दोनों अल्फाओं को हरा देता है और उन्हें बहुत ज्यादा घायल कर देता है। वो अल्फा अब दूर भाग रहे थे और वो अल्फा ब्लैक रोब वाला अल्फा उन्हें मार रहा था। वो दोनों ही अल्फा जो विंग को पसंद कर रहे थे, अब वो दोनों जा चुके थे। विंग जो कि फ्लोर पे पड़ा था, अब वो ब्लैक रोब्स वाला अल्फा विंग के पास आता है और विंग को उठने में मदद करता है। विंग कहता है शुक्रिया। विंग जो कि उस अल्फा से भी डर रहा था, वो अल्फा कहते हैं आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। विंग जो कि बस उसकी तरफ ही देख रहा था और कुछ नहीं बोलता। वो ब्लैक रोब्स वाला अल्फा कहता है आप इतने जंगल में घने और इतनी रात में क्या कर रहे हैं। विंग जिसके पूरे चेहरे पे और कपड़ों पे मिट्टी लग चुकी थी, वो अल्फा कहता है मेरा नाम सॉन्गलैन है। विंग जो कि बस उसकी तरफ देख रहा था, विंग जो कि उसे कुछ भी नहीं बताता। विंग कहता है मैं जंगल में ही रहता हूँ, मतलब रहता था। ये अल्फा पता नहीं कहाँ से आ गए और ये मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे। मैंने इनसे बचने की बहुत कोशिश करी पर मैं बच नहीं पाया। अगर आज आप मुझे नहीं बचाते तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। और ये कह के विंग थोड़ा सैड हो जाता है। सॉन्गलैन कहता है आप जंगल में रहते हो। विंग कहता है हाँ, मैं इस इस जंगल से पहले वाला जो जंगल था जो काफी पीछे रह चुका है, मैं उसमें रहता था, लेकिन अब मैं वहां जा नहीं सकता। सोंगलन कहता है मैं भी इन जंगल के पास में ही रहता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। फिंग कहते हैं नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। सोंगलन कहता है रात बहुत ज्यादा हो रही है और कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कोई और आ जाए जैसे ये अल्फा थे। ये बहुत घना जंगल है और यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा घर यहीं पास में है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं और फिर आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। इस समय आपका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, आप मेरी बात मान लीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर पास में ही है। विंग जिसके पास अब कोई चारा नहीं था, इसे अब उसे सोंगलैन के साथ ही जाना पड़ता है और विंग और सोंगलैन अब उसकी घर की ओर जा रहे थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि जंगल से बाहर आ चुका था, वांगजी कहता है ये रास्ता तो पूरा जंगल के बाहर आने का है, लेकिन मुझे तो जंगल में जाना था। और फिर से वांगजी उस रास्ते पे आता है, वो देखता है कि वांगजी को वहां पर एक गुफा दिखाई देती है। वांगजी जो कि बहुत खुश हो जाता है और वो उस गुफा की ओर ही आ रहा था। वांग जी जो कि बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आज 2 महीने बाद वो विंग को मिलेगा, उससे बात करेगा और शायद विंग और वो दोनों एक हो जाएंगे। वांग जी जो भागते भागते उस गुफा की ओर आता है, पर वो आता है तो देखता है गुफा में कोई नहीं था। वांग जी जो कि गुफा के चारों तरफ देखता है, लेकिन गुफा में कोई नहीं था। थे तो बस कुछ रोप्स। वांग जी जब उन रोप्स को देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो विंग के ही रोप्स हैं। वांग जी कहते हैं इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह हूँ, विंग यहीं पे होगा। और वांग चीजों की अब उस गुफा में देखता है पर उसे विंग नहीं दिखाई देता, तो वो सोचता है शायद विंग बाहर गया होगा। और फिर वो भी बाहर उस गुफा से निकल जाता है और वो विंग को ढूंढ रहा होता है और वो विंग को आवाज भी लगाता है कि विंग, विंग, विंग। वांग जी जिसने गुफा के आसपास के सारे जंगल को छान मारा था, लेकिन उसे विंग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वांग जी जो थोड़ा उदास हो जाता है और वो कहता है विंग, तुम कहाँ हो, तुम क्यों मेरे साथ ये आंख मिचोली खेल रहे हो।
अगर तुम यहाँ पे हो तो आ जाओ ना मेरे पास, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ, मेरी आँखें तुम्हें ढूँढ रही हैं विंग। वांग जी जो कि फिर से विंग को ढूंढता है, लेकिन वांग जी अब समझ चुका था कि विंग शायद यहाँ नहीं है। वांग जी कहता है मुझे आने में एक बार फिर से देर हो गई, शायद विंग यहाँ से जा चुका है या उसे पता चल चुका था कि शायद यहाँ मैं आ सकता हूँ, इसीलिए वो ये जगह छोड़ के जा चुका है। और वांग जी जब ये सोच रहा था तो वो उदास हो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग और सॉन्गलैंड का दिखाया जाता है। सॉन्गलैंड जो कि जंगल के बाहर ही रहता था, वो ज्यादा अमीर तो नहीं था, उसका घर जो कि बहुत ज्यादा साधारण था और वो हार्ट की तरह था। विंग जब सॉन्गलैंड का घर देखता है तो वो समझ जाता है कि सॉन्गलैंड भी ज्यादा मतलब रिच नहीं है। विंग जो कि बस उसके घर को ही देख रहा था, सॉन्गलैंड जिसके घर के बाहर ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, उस घर में से ही एक ओमेगा निकलता है। ये सॉन्गलैंड का ओमेगा पार्टनर था। वो जो कि सॉन्गलैंड को देखता है और गुस्से में कहता है तुम आज भी इतना लेट आए, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। सॉन्गलैंड जो कि अपने पार्टनर के पास जाता है और कहता है शिन तुम चुप हो जाओ, शिन चुप हो जाओ और मुझे तुमसे एक बात करनी है। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर की ओर घर में ले जा रहा था। सॉन्गलैंड जो शिन से कहता है शिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे घर पे एक अतिथि आए हैं और हमें उनको रखना है। शिन जो कि घर से बाहर की ओर देखता है तो उसे विंग दिखाई देता है। विंग जिसके चेहरे पे अभी मिट्टी लगी थी और उसके कपड़े भी बहुत गंदे हो चुके थे। शिन जो कि अब विंग को देखता है और गुस्सा हो जाता है और कहता है ये अतिथि कम भिखारी ज्यादा लग रहा है। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाता है तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है ना, किसी भी राह चलते भिखारी को अपने घर उठा के मत लाया करो। शिन जो कि इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था जिस कारण विंग ये सारी बातें सुन रहा था। सॉन्गलैंड कहता है शिन ये तुम क्या कह रहे हो, वो हमारे अतिथि हैं। शिन कहता है वो अतिथि नहीं, वो एक भिखारी है, उसकी शक्ल देखो, उसकी दशा देखो, क्या उसे देख के लगता है कि वो कोई अतिथि है, नहीं वो एक भिखारी है। और तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, यहाँ पे हमारे खुद के खाने के लाले पड़ रखे हैं और तुम यहाँ पे भिखारी को उठा के ला रहे हो। सॉन्गलैंड जो कि शिन को डांटता है और कहता है शिन चुप हो जाओ, तुम ये क्या कह रहे हो। शिन कहता है हाँ तुम बस मुझे ही डांटो और तुम किसी को कुछ मत कहना। क्या उसे देखकर लग रहा है कि वो किसी अच्छे घर का ओमेगा है। अगर वो किसी अच्छे घर का ओमेगा होता तो क्या इस हालत में ऐसे भटक रहा होता। बोलो बोलो, क्या उसके अल्फा ने उसे छोड़ा होता ऐसे रहा रहा भटकने के लिए, वो भी इस हालत में। वो तो एक गर्भवती है ना। शोयांग सॉन्गलैंड जो कि बस उसकी बातें सुन रहा था और वो कहता है शिन ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मत कहो, वो हमारे अतिथि हैं। शिन कहते हैं उसे अतिथि तुम ही मानो, मैं उसे अतिथि नहीं मान सकता। तुम्हें उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल कैसी हो रखी है, उसके रूप से देखो, क्या तुम्हें देखकर लगता है कि वो किसी अच्छे घर का ओमेगा होगा। वो सिर्फ एक भिखारी है और ऐसे भिखारियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं कि मैं इसमें हर किसी को रख दूं। मेरे घर में किसी और के लिए और खास करके एक भिखारी के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। तुम जाकर ये उससे कह दो। सॉन्गलैंड कहता है शिन मेरी बात को समझो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। शिन कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो भिखारी मेरे घर में नहीं रहेगा, अगर वो मेरे घर में रहेगा तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। सॉन्गलैंड कहता है शिन सिर्फ एक ही रात की बात है, तुम ये क्या कह रहे हो, हमें किसी मजबूर ओमेगा की मदद करनी चाहिए, तुम खुद एक ओमेगा हो और तुम दूसरे ओमेगा के बारे में ऐसे ख्याल रखते हो। शिन कहता है हाँ मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन देखो मैं अपने अल्फा के साथ हूँ, क्या उसके पास उसका अल्फा है, जबकि इस समय हर ओमेगा को उसके अल्फा की जरूरत होती है। अगर ये कोई अच्छे घर का ओमेगा होता तो क्या इसका परिवार, इसका अल्फा इसे ऐसी हालत में छोड़ दे, ऐसी हालत में दर दर भटकने के लिए छोड़ देते, बोलो। शिन जो जानबूझ के चिल्ला चिल्ला कर ये सारी बातें बोल रहा था, विंग जिसने ये सारी बातें सुन ली थी और अब वो जो कि उनके घर से मतलब उनके घर के बाहर ही खड़ा था, अब वो विंग वहां से निकल रहा होता है और विंग जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और विंग यही सोच रहा होता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भिखारी हूँ। और विंग यही सोच रहा था कि शिन
शिन भी एक ओमेगा है, लेकिन उसने फिर भी मेरे दर्द को नहीं पहचाना। उल्टा मुझ पर ही सवाल किए कि मेरे अल्फा ने मुझे इस हालत में क्यों छोड़ दिया। विंग, जो कि रोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके साथ घटनाएं ऐसी घट रही थी जिसकी वजह से वीव के आंसू निकल ही जाते। विंग अब एक मतलब चलते चलते बहुत आगे आ चुका था, और विंग एक फ्लोर पे मतलब ऐसे फ्लोर पे बैठ जाता है और विंग रोने लग जाता है। विंग कहता है, इस दुनिया में इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे। सब मुझसे नफरत करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं उनके साथ रहूं, उनकी जिंदगी में रहूं। सब मुझसे नफरत करते हैं। सब चाहते हैं कि मैं सबसे दूर चला जाऊं। अब और सहा नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अकेलापन और उपेक्षा की भावना बहुत गहरी होती है। मैं बोझ बन गया हूँ सब पर। ऐसा लगता है कि मेरी मौजूदगी दूसरे के लिए दुख का कारण है। शायद मेरे जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा मर जाना ही ठीक है। मर जाना ही बेहतर है। दुख का अंत उन्हें केवल मृत्यु में दिखाई देता है। मैं ठीक नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि अब कोई समाधान है ही नहीं। अकेला हो गया हूँ। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये बच्चा भी तुम्हारी याद दिलाता है। कब तक मैं ये सब सह पाऊंगा? कब तक मैं अपने दिल को समझा पाऊंगा? शायद अब और नहीं सहा जाता। खुद को आजाद करने का समय आ गया है। मुझे लगता था तुम मेरे हमसफर हो, पर तुमने तो छोड़ दिया। तुमसे तो बिछड़ने का नाता था। मैं इस नई जिंदगी को अकेला कैसे संभालूं? हर दिन एक नई लड़ाई होती है। शायद अब थम गया हूँ, थक गया हूँ। मैं बस अब एक आखिरी सुकून चाहता हूँ। मैं चुप हूँ, लेकिन अंदर से बिखर चुका हूँ। जब तुमने साथ छोड़ा, मेरे जीने का सहारा मुझसे छिन गया। अब तो बस खुद को मिटा देना ही बेहतर लगता है। एक नई जिंदगी मेरे अंदर पल रही है, पर मेरा अपना खुद का जीवन अंधकार में डूब चुका है। जब मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए था, तब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। हर दिन मैं अपने आंसू के साथ लड़ता हूँ, पर अब तो ये आंसू भी सूख गए हैं। शायद मेरा बोझ अब खुद के लिए ही भारी हो गया है। मैं एक नई जिंदगी को जन्म देने वाला हूँ, पर मेरे अपने जीवन की जीने की वजह खत्म हो गई है। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे अंदर से मार दिया है। मुझे जीना था, पर तुम्हारे बिना नहीं। सब कुछ अब अधूरा सा लगता है। एक दिन जिंदगी मुझे अंदर से पालने के लिए कह रही है, पर मैं खुद बिखर गया हूँ। शायद अब खुद को मिटा देना ही मेरी मुक्ति है। मैं थक गया हूँ इस अकेलापन से लड़ते लड़ते। मैं जानता हूँ मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मेरे पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं जीना चाहता था अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, पर मैं क्या करूँ? ये दुनिया नहीं चाहती कि मैं जीऊँ। हर मौके पर, हर मोड़ पर यहाँ पे कुछ ऐसी नजरें हैं जो मुझे नोचना चाहती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि जंगल में अभी भी भटक रहा था। वांग जी जिसे अब आधी रात हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी जंगल में घूम रहा था। वांग जी जो कि पूरा पसीने में डूब चुका था, और वो रो रहा था। वो कहता, विंग तुम कहाँ चले गए? विंग, तुम तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ? खुद को खुद को अंदर से खो चुका हूँ। बस एक ही उम्मीद है कि तुम मुझे मिल जाओ। उसके बाद तुम्हें मुझसे जितना गुस्सा करना है, जितना मुझे तड़पाना है, तड़पा लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। वांग जीजू वहीं एक पेड़ के पास आके बैठ जाता है, और वो कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों गए? तुम मुझे देख कर रुके क्यों नहीं? नजरें तो मैंने चुराई तुमसे। छोड़ा तो मैंने तुम्हें मजबूर किया घर छोड़ने के लिए। फिर तुम क्यों भागे?
क्यों तुम एक बार रुके नहीं? क्यों तुमने मुझसे बात की क्यों नहीं? जानता हूँ मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। जब से हमारी शादी हुई तुम्हें कभी भी एक पत्नी की तरह प्यार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, मान नहीं दिया। हमेशा तुम्हें नीचे गिराया, तुम्हें हमेशा झुकाया है, तुम्हारे साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया है। पर अब मैं सुधरना चाहता हूँ। तुम्हें तुमसे एक मौका चाहता हूँ। जानता हूँ ये गलत है, मैं खुद गर्ज बन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपने प्यार के हाथ मजबूर हूँ। मैंने जब शाहू जी और भाई को देखा तो मुझे मुझे मेरे दिल में बहुत दुख हुआ भी। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं भी अपने बच्चे की धड़कनें सुनना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुमसे यही कहना चाहता था। विंग, तुम रुके क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हारी तुम्हारी बैली को टच करना चाहता था। मैं अपने बच्चे को महसूस करना चाहता था विंग। मैं भी तुम्हारा ध्यान रखना चाहता था। तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता था और चाहता था कि इस समय, इस अवस्था में मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूं, तुम्हें बहुत प्यार दूं, कि तुम्हें जितने भी मैंने दुख दिए हैं वो सारे दुख तुम भूल जाओ। तुम भी एक खुशी का अनुभव महसूस करो विंग। पर मुझे माफ करो, मैं तुम्हें ये खुशी भी नहीं दे पाया। विंग, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी हो तुम अपना ध्यान रखना, और तुम मुझे कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। तुम ये याद रखना कि कोई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हें चाहता है। जानता हूँ तुम्हारी याददाश्त में मेरी जगह सिर्फ दुखदाई है। तुम्हारे तुम्हारे जीवन में दुख का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। पर भी मेरी बात का भरोसा करो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, उसके बाद हमारे जीवन में फिर कोई दुख नहीं होगा। वांग जीचू ये सोचते सोचते ही उस पेड़ पे के नीचे सो जाता है। हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि एक पहाड़ी पे था, और विंग जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, और वो कहता है, मुझे माफ करना बच्चा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ जीऊं, पर मुझे बहुत मुश्किल में ये फैसला लेना पड़ रहा है। वांग जी जो कि उस पहाड़ी के कोने पे ही खड़ा था, और वो कहते हैं, विंग, विंग, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग, पीछे मत हो। विंग, पीछे पीछे बहुत बहुत बड़ा झरना है, तो तुम गिर जाओगे विंग, तुम गिर जाओगे। विंग, मैं कह रहा हूँ ना, इधर आओ विंग, इधर आओ। विंग कहता है, हस्बैंड आप यहाँ? वांग जी कहते हैं, हाँ मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मुझे अभी इतनी देर नहीं हुई है कि विंग तुम सब छोड़ के जा रहे हो। मैं हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। तुम चाहो तो मुझे सजा दो, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। विंग कहता है, हस्बैंड अब मैं थक चुका हूँ, मैंने बहुत समय अकेले बिताया है, और अब मैं कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखता। तो विंग कहता है, हस्बैंड मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें आप खुश रहें, और मुझे माफ कीजिएगा कि मेरी वजह से आपका प्यार अधूरा रह गया, आपको आपका प्यार नहीं मिला। मैं इस जीवन से खुद को आजाद कर रहा हूँ। और ये कह के विंग उस झरने में छलांग लगा लेता है। वांग जी जो कि चिल्लाता रह जाता है, और विंग जो कि उस झरने से नीचे गिर जाता है। वांग जी वांग जी अचानक ही चिल्लाकर कहते हैं, विंग, विंग रुको, विंग रुको। ये वांग जी का एक सपना था। वांग जी जिसके चेहरे पे बहुत डर होता है, और वांग जी कहता है, विंग, विंग, और उसकी आंखें खुल जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि चलता जा रहा था। विंग अब बहुत थक गया था। विंग देखता है कि वहां पर एक खेत था। विंग जो कि सोचता है कि यहाँ पे शायद कोई और ना हो, और विंग उस खेत के बीच में जाकर वहीं पे लेट जाता है। और विंग कहता है, हाँ मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगा। मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे और मेरे बच्चे से कोई नफरत करे।
मुझे और मेरे बच्चे को कोई नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में रहें। और विंग ये फैसला करता है कि वो कल अपनी जान दे देगा। विंग जो कि वहीं उस खेत में लेटा रहता है और विंग सोचता है, ये दुनिया कैसी है? ये किसी भी अकेले ओमेगा को सही नहीं मानती। कोई क्यों नहीं समझता कि अगर कोई अकेला है तो जरूरी नहीं है कि उसमें दोष हो, उसी की गलती हो। कोई क्यों नहीं समझता, कोई बिना समझे क्यों हर ओमेगा पे उंगली उठाता है। विंग कहता है, पहले मेरे पे इल्जाम लगाया गया, उसके बाद मेरे बच्चे पे इल्जाम लगाया गया। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पे कोई इल्जाम लगे, लेकिन ये इल्जाम उसके पैदा होने से पहले ही लग चुका है। वो जब भी जन्म लेगा ये दुनिया उसे बेदाग नहीं समझेगी। उस पे पैदा होने से पहले जो दाग लग चुका है, जिंदगी भर उसको उस दाग के साथ ही जीना होगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पे कोई दाग लगे, पर मैं इस बात को झुठला नहीं सकता कि उस पे दाग लग चुका है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर जो एक बार दाग लग गया तो वो दाग कभी नहीं मिटता। दुनिया जिस नज़र से कल को मुझे देखती थी, मेरी रिस्पेक्ट करती थी, हस्बैंड के सिर्फ एक सवाल की वजह से उस दुनिया ने मुझसे नजरें फेर ली, मेरे चरित्र पे उंगली उठाई। सबने बिना किसी सबूत या किसी बात को माने बिना ही मुझे दोषी ठहरा दिया। किसी ने भी एक बार जानने की कोशिश नहीं की, क्या सच में मैं दोषी था या नहीं। वैसे भी अब फर्क क्या पड़ता है, इस दुनिया ने तो मुझे चरित्रहीन मान ही लिया है और मेरे बच्चे को नाजायज। वो बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसके नाम में नाजायज वर्ड जुड़ चुका है। मैं चाहकर भी इस नाम को उससे अलग नहीं कर सकता। उसके बाबा जिसने उसे उसके बाबा जिसने उसे जन्म के साथ ही नाजायज होने का आरोप भी उस पे लगा दिया है। मेरे बेबी, मुझे माफ करना, तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया में आने से पहले ही रोक रही है, पर तुम्हें इस बात का मलाल नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया। तुम मुझे माफ करना, अपनी माँ को कभी गलत मत समझना। मैंने ये जो किया है, जानता हूँ ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं थक चुका हूँ लोगों की बातें सुनते, लोगों से लड़ते, लोगों को अपने खिलाफ ऐसे नफरत भरी बातों को सुनते हुए मैं थक चुका हूँ। और विंग ये डिसाइड करता है कि वो कल अपनी जान दे देगा। और विंग ऐसे ही उस खेत में लेटे लेटे ही सो जाता है। रात जो ऐसे ही बीत जाती है। वांग जी जो कि जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और विंग जो कि बस एक खेत में लेटा था। विंग जिसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने खुद से वादा किया था कि वो नहीं रोएगा, पर वो क्या करे, उसके साथ बातें कुछ ऐसी हो रही है जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पा रहा और वो रोई जा रहा है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उस खेत से उठ जाता है। विंग देखता है कि ये कौन सा पेड़ था। अचानक ही विंग को भूख लग जाती है और विंग उसमें से कुछ भुट्टे तोड़ लेता है और विंग जो कि उन्हें खा रहा था। विंग जो कि अब उस खेत से निकल जाता है और विंग यही सोच रहा था कि उसे आज किसी भी हालत में अपनी जान देनी है और वो अपनी जान देकर ही रहेगा। विंग जो कि चलते जा रहा था, लेकिन विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विंग जो कि चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुका था और विंग कहता है, मैं अब और नहीं चल सकता, मैं थक चुका हूँ और मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। मैं मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। मुझे आज कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जान देनी है। और विंग ये कहकर चल रहा था। पिंक जो कि अब एक पहाड़ी की ओर जाता है, वो देखता है वह पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा झरना है। विंग उस झरने के पास जाता है और सबसे पहले वह पानी पीता है। विंग जिसने पानी पी लिया था
विंग जो कि बस उस झरने की तरफ ही देख रहा था और अचानक से विंग जो कि उसके बीच में आके खड़ा हो जाता है। विंग किसने अपने दोनों हाथ खोल लिए थे और वो कह रहा था, माँ, पापा, आज मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं अपने साथ अपने बच्चे को भी आपके पास ला रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को भी वही सब सहना पड़े जो मैंने सहा था आपके जाने के बाद। वो अकेला रह जाए, दुनिया उसे कभी भी जीने नहीं देगी। मैं तो जैसे भी जी लिया, लेकिन इसके ऊपर तो नाजायज होने का धब्बा लगा है। ये उस धब्बे के साथ कैसे जिएगा पापा? इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये अकेला रहे। मैं चाहता हूँ ये जहाँ भी है ये खुश रहे। इसलिए मैं इसे अपने साथ आप दोनों के पास ला रहा हूँ। मुझे माफ कीजिएगा पापा कि मैं अपने बच्चे को खुद ही मार रहा हूँ। ये गलत है पर मैं क्या करूँ? मेरे पास अभी कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मुझे और मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए पापा कि हम जहाँ भी रहें हम खुश रहें। और वेंग जिसने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और वेंग कुछ सोच रहा था। वेंग जिसको ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसकी मौत होने वाली है। वेंग जो कि अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके बाद वेंग की नजरों के सामने वांग जी का फेस आ रहा था। वांग जी और वेंग की शादी का सीन याद आ रहा था, कैसे वेंग की शादी हुई थी और वेंग वांग जी से शोकलैंड में पहली बार कैसे मिला था। वांग जी ने उसका कितना ध्यान रखा था। वेंग जी से पहली मुलाकात में ही वांग जी से प्यार हो गया और वेंग और वांग जी की शादी भी हुई, लेकिन उस शादी में कोई भी खुशी नहीं थी। वेग जो कि ये सब चीजें याद करता है और उसके सामने एक और जने का चेहरा आता है। वेग कहता है, चैंग, चैंग मुझे माफ करना भाई, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, पर तुम ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा मेरे भाई। तुमने मुझे हर खुशी दी है, हर समय मेरा साथ दिया है और आज मैं तुम्हें बिना बताए ऐसे दूर जा रहा हूँ। लेकिन चैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जहाँ भी हो अपना ध्यान रखना और खुश रहना। और ये कह के विंग जो कि उस झरने से छलांग लगा लेता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब उस जो जंगल था उससे बाहर निकल चुका था और वांग जी देखता है कि वहां पर बहुत सारे मतलब खेत हैं। वांग जी भी उसी दिशा में जा रहा था जिस रास्ते को विंग पार करके उस झरने की ओर आया था। और वांग जी अब उस झरने पे आता है तो वो देखता है वहां पे कोई भी नहीं है। वांग जी जिसे ऐसा महसूस होता है कि शायद यहाँ पे विंग था और वांग जी जो कि बस उस झरने को ही देख रहा था और वांग जी सोचता है, क्या यहाँ पर विंग आया होगा? मैं इतना लेट क्यों हो जा रहा हूँ? मैं विंग से मिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? और वांग जी जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है।